हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ पे आज जो पहली वाली टॉपिक थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली टॉपिक क्या थी? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। उससे रिलेटेड हमने 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 ओम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। और आज हम ग्राफिकल मेथड से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, बेसिकली क्या है कि ग्राफ कैसा होता है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ भी क्या होगा? VI ग्राफ होगा। और सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। यहाँ पे हमने क्या बनाया? x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस पे हमारा वोल्टेज हो गया, x एक्सिस पे हमारा वोल्टेज V हो गया और y एक्सिस पे करंट I हो गया, करंट I। अब ध्यान से देखिए, x एक्सिस पे हमने वोल्टेज को क्यों लिया है ये जानना बहुत जरूरी है। x एक्सिस पे हमने वोल्टेज को इसलिए लिया क्योंकि वोल्टेज पे करंट डिपेंड कर रहा है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो करंट इंक्रीज होगी। यानी डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? करंट है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? वोल्टेज है। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको हमने x एक्सिस पे लिया है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी इसको y एक्सिस पे लिए। और जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया, करंट की वैल्यूज भी क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएगी और एक रिस्पेक्टिव मैनर्स में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। क्योंकि जितने रेशियो में हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे उतने ही रेशियो में हमारा क्या होता जाएगा? करंट भी बढ़ता चला जाएगा। उसी रेशियो में हमारा करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या है कि ये फिगर है हमारा, यहाँ पे जो करंट का रेशियो है ऐसे, ये हमारा ग्राफ हो गया ओम्स लॉ का। जिसमें सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर 1 वोल्ट, 1, 2, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट है, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 मिली एम्पियर करंट, 4 मिली एम्पियर करंट, 5 मिली एम्पियर करंट। तो ये रेगुलरली ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? अगर ध्यान से देखें तो अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो ये क्या है एक्चुअल में? जो R की वैल्यू आएगी, R इज इक्वल टू V अपॉन I, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर ध्यान से देखें, V क्या है? वोल्टेज है, V वोल्टेज है और I क्या है? करंट है। और एक ट्रायंगल को हम इसमें से कट कर लेते हैं। सिर्फ एक ट्रायंगल को क्या करते हैं? कट कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दैट ये ओरिजिन O है, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे हमने B पॉइंट ले लिया। अब हम यहाँ से इन लाइंस को थोड़ा सा रब कर देते हैं। जैसे ही हम रब करेंगे हमको ये ट्रायंगल दिखाई देगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल सपोज कर लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ कर्व इज थीटा। कितना है? इसका स्लोप कितना है? थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो स्लोप बन रहा है ये कितने डिग्री पे बन रहा है? थीटा डिग्री पे। तो स्लोप ऑफ कर्व को हम किससे दिखाते हैं? मैथमेटिक्स में स्लोप ऑफ कर्व और लाइन जो होता है उसको हम दिखाते हैं tan थीटा से। किससे दिखाते हैं? tan थीटा से। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है?
tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा यहाँ पे AB और बेस क्या है बेटा OB। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, AB इज इक्वल टू क्या है, क्या बता रहा है AB क्या बता रहा है आपको I के बारे में, OB क्या बता रहा है बताइए, OB बता रहा है वोल्टेज के बारे में, ठीक है। अगर हम स्लोप ऑफ कर्व देखना चाहें, स्लोप ऑफ कर्व के लिए स्लोप ऑफ कर्व लाइन, स्लोप ऑफ कर्व लाइन, और यहाँ पे हम y एक्सिस पे ले लेते हैं किसको, वोल्टेज को, और x एक्सिस पे कंसीडर कर लेते हैं किसको, करंट। अब ये VI ग्राफ हो गया, VI ग्राफ। इस VI ग्राफ में स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है बेस। अब ये परपेंडिकुलर सपोज कर लीजिए, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला A है, यहाँ B है और यहाँ पे O, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ये। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, AB अपॉन OB। AB क्या है, AB वोल्टेज को बता रहा है, AB किसको बता रहा है, वोल्टेज को, V, और OB किसको बता रहा है, करंट। OB किसको बता रहा है, करंट। और हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था इस कर्व में कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। तो क्या V अपॉन I के जगह हम R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब VI ग्राफ होगा, वोल्टेज करंट ग्राफ होगा, VI ग्राफ, वोल्टेज को y एक्सिस पे लिखेंगे, करंट को कहाँ लिखेंगे, x एक्सिस पे लिख रहे हैं। तो VI ग्राफ में जो स्लोप लाइन होगी, जो स्लोप ऑफ कर्व होगा, जो स्लोप ऑफ कर्व होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, और यही tan थीटा किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस R के बराबर होगा। यानी रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व इन VI ग्राफ। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व इन VI ग्राफ। VI ग्राफ में जो स्लोप ऑफ कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अगर आपसे क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन में कहता है कि आप बताइए, ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं है, ये नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं फिर से, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, वोल्टेज को हमने किस पे रखा है, y एक्सिस पे, और करंट को किस पे रखे, x एक्सिस पे। वोल्टेज हमारा किस पे है, y एक्सिस, करंट है x एक्सिस। जो हम कर्व लाइन खींचेंगे वो हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। VI ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हमने एक लाइन खींच दिया, और एक हमने यहाँ पे एंगल ले लिया, कितना एंगल, थीटा। तो एक यहाँ पे हमारा क्या बना, एक ट्रायंगल बना। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये बेस और ये क्या है, हाइपोटेनस। और हम ये जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन, मतलब इस लाइन का जो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ लाइन AO, A लाइन का स्लोप कितना हो रहा है, थीटा डिग्री के एंगल पे झुका है, इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पे। तो स्लोप ऑफ लाइन जो हो जाएगा वो किसके बराबर होता है,
हमेशा जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होगा, tan थीटा के। क्यों होगा ये ध्यान से समझिएगा कि जैसे अगर हम ये दो पेन ले लेते हैं और रेड वाले पेन का स्लोप देखिएगा, इस पे है, इस पेन पे है। अब यहाँ स्लोप कम है, इसको बढ़ा रहे हैं, स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। देखिए तो क्या बढ़ रहा है, थीटा एंगल बढ़ रहा है, एंगल थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर स्लोप को कम कर रहे हैं, देखिए एंगल थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये पेन छोटी है ना, यहाँ देखिए पेन छोटी हो जा रही है, यहाँ पे ये पेन इसको पा रही है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम स्लोप बढ़ा रहे हैं, स्लोप बढ़ाएं, थीटा एंगल बढ़ाएं, पेन दूर हो रही है। इट मीन्स दैट अगर हम इसको पीछे ले जाएं तो देखिए, यानी इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों से डिपेंड कर रहा है। किस पे, बेस पे और परपेंडिकुलर पे। ये स्लोप किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बेस और परपेंडिकुलर पे, बेस और परपेंडिकुलर पे। बात आई समझ में? तो बेस और परपेंडिकुलर पे डिपेंड कर रहा है। और ध्यान से यहाँ एंगल देखिए, इसमें एंगल जो है, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल स्लोप कम हुआ, एंगल कम हो रहा है, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो स्लोप होता है वो स्लोप किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर की अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ओ बी। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ओ बी लिख सकते हैं बच्चों। तो जब हम इसको ए बी अपॉन ओ बी लिखेंगे तो ए बी किसकी वैल्यू है, ए अगर ग्राफ पे देखें तो क्या बता रहा है, ए बी क्या बता रहा है, वोल्टेज। ए बी किसको बता रहा है, वोल्टेज को। और ओ बी किसको बता रहा है, करंट को। तो ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, बी, और इसके जगह ओ बी की जगह क्या लिख दिए, आई, करंट। अच्छा, अभी हम पढ़े थे कि V अपॉन आई को क्या कहा जाता है, R। तो क्या हम इसको R लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन या R कर्व। अब समझ में आया? तो आप इसको समझ लीजिए कि ये किसका, ओम्स लॉ का आपका डायग्राम हो गया। ओम्स लॉ का डायग्राम। सर अगर मतलब तो अगर पोटेंशियल बढ़े और करंट भी बढ़े तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़े, करंट बढ़े, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप ध्यान से समझिए, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है और पोटेंशियल के बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ जा रहा है। तो रेजिस्टेंस अगर एक रेशियो में बढ़ रहा है, प्रॉपर रेशियो में ओम्स लॉ के हिसाब से बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। पूछिए क्यों? पोटेंशियल आप बढ़ा दिए, मान लीजिए ए, यहाँ बी, ए है, ये बी है। अब इसको कनेक्ट किए होंगे किसी वायर से, तो जो उसका रेजिस्टेंस रहा होगा वायर का, वो फिक्स रेजिस्टेंस रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उसमें बहुत चेंजिंग नहीं होती है, आर की वैल्यू में चेंज नहीं होगा। जब ये पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 5 वोल्ट पे आप कितने पे ले जा रहे हैं, 15 वोल्ट पे ले जा रहे हैं, तो ये करंट जो है 1 एम्पियर से हो सकता है बढ़ के कितना हो जाए, 3 एम्पियर हो जाए। अब रेशियो देखिए, अब रेशियो R1 मतलब ऊपर वाले में मान लेते हैं R1 है, दूसरे वाले में क्या है, R2 है। आपने यहाँ पोटेंशियल बढ़ाया, करंट ये था 5/1 यही आया, यानी 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ था। दूसरे वाले में देख लीजिए R2 इज इक्वल टू 15/3, फिर से R2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 ओम आ गई, कैंसिल कर दिए, यानी R1 बराबर क्या हो गया, R2 हो गया। यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, ओम्स लॉ। अगर सपोज कर लीजिए केस 2, ये केस फर्स्ट हो गया हमारा, कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस
सेकेंड अगर आप कह लीजिए सर ऐसा क्यों हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे पहले 5 वोल्ट था और सर यहाँ क्या हो गया 1 एम्पियर करंट आ रही थी, फिर सर मैं यहाँ 16 वोल्ट लगाया हूँ और यहाँ कितना एम्पियर करंट आ गया 4 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। 16 वोल्ट में कितना एम्पियर करंट फ्लो हो गया 4। अब यहाँ पे R1 और यहाँ क्या है R2, तो समझिएगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I वाला फॉर्मूला लगेगा V1 अपॉन I1, तो यहाँ हो जाएगा 5 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, तो R1 की वैल्यू आ गई 5 ओम, कोई डाउट इसमें नहीं है। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा V2 अपॉन I2, यहाँ 16 अपॉन 4 आया और 16 अपॉन 4 का वैल्यू क्या होता है 4 ओम। सेम वायर सेम कंडीशन सेम चीज, पोटेंशियल यहाँ पे एक फिक्स रेशियो में चेंज हुआ, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था। इस टाइप के मटेरियल को ओमिक मटेरियल कहेंगे। कैसा मटेरियल कहेंगे ओमिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और इसको कहेंगे नॉन ओमिक मटेरियल। कौन सा नॉन ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक मटेरियल। नॉन ओमिक मटेरियल क्या हो जाएंगे ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को क्या करेंगे फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें रेजिस्टेंस क्या हो गया चेंज हो गया और इसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो जहां ओम्स लॉ दिया जाएगा कि ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है वोल्टेज और करंट वैरी कर रहा है, वहां पे ओमिक्स चलेगा, ओम्स लॉ चलेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से, और यहाँ पे क्या होगा रेजिस्टेंस वैरी कर जाएगा और यहाँ चीजें बदल जाएंगी नॉन ओमिक मटेरियल। तो नॉन ओमिक मटेरियल का कर्व सुनिए ध्यान से, यहाँ नॉन ओमिक मटेरियल का कर्व भी क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। ठीक 5 पे गए मुड़ गए 4 पे, बात आई समझ में। नॉन ओमिक मटेरियल का कर्व भी क्या हो सकता है चेंज हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं। नोट कर लीजिए। उसपे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है यहाँ I और B का एक कॉलम दिया है, इस I B के कॉलम में यहाँ 0.2 0.4 0.8 0.1 1.0 एंड 0.8 दिया हुआ है। ये वैल्यूज किसमें दी गई हैं एम्पियर। अच्छा यहाँ B लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वैल्यू 0.5 1.0 2.0 2.5 4.5, ये किसमें दिया हुआ है वोल्ट में दिया है। क्या कह रहा है प्लॉट I वर्सेस B ग्राफ, कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है I वर्सेस B ग्राफ, एंड ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस R फ्रॉम द ग्राफ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे I B ग्राफ बनाना है हमको, हम x एक्सिस y एक्सिस पे ले लिए, x एक्सिस पे हमारा क्या हो गया हमारा x एक्सिस पे हो गया I और y एक्सिस पे हमारा क्या हो गया V हो गया। x एक्सिस और y एक्सिस पे हमने क्या बना लिया ये बना लिए I और B, ठीक है। अब इस I B ग्राफ में हमको क्या बताना है इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो यहाँ देखिए 0.2 के हिसाब से ये पूरी वैल्यू चल रही है, तो हम अपने ग्राफ में एक बिग कॉलम को 0.2 अगर सपोज कर लें तो दूसरा क्या हो जाएगा 0.4, तीसरे पॉइंट पे 0.6, चौथे पॉइंट पे 0.8, पांचवें पे 1.0, 6 पे 1.2, 7 पे 1.4, नेक्स्ट हमारा 1.6 एंड नेक्स्ट 1.8 और अगला 2.0। ये क्या हो जाएगा एम्पियर में वैल्यूज है, किसकी वैल्यूज है I, किसकी वैल्यूज है I, करंट I की वैल्यूज है। वोल्टेज पे आ जाते हैं, वोल्टेज काफी बड़ा है तो हम छोटा छोटा बनाएंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं कितना 0.5, इससे थोड़ा सा ऊपर 1.0, इससे ऊपर 1.5, नेक्स्ट 2.0, नेक्स्ट 2.5,
नेक्स्ट 3.0 प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट करते जाएंगे, देखिए इसको एक एक को प्लॉट करते जाएंगे। नेक्स्ट 3.5, 4.0 एंड नेक्स्ट 4.5। ये सब क्या है, बोल्ट में वैल्यूज दी गई। किसमें वैल्यूज है, बोल्ट में। और यहाँ वैल्यूज किसमें है, यहाँ आई की वैल्यूज किसमें है, एम्पियर में। ग्राफ प्लॉट करते समय क्या करना है, आई की वैल्यू को 0.2 हमने रखा। अब दूसरा इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1.5 पे मिलेगा, ये कुछ है। 0.4 पे आई पे आए, वैल्यू वोल्टेज की है 1, तो अब हम 1 पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉन किए और 4 पे ड्रॉन कर दिए तो यहाँ मिला। नेक्स्ट 8 पे है, 0.8 पे कितना है 2, इस पे आगे बढ़ते गए और परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ ड्रॉन किए तो ये ग्राफ आया यहाँ। नेक्स्ट 1 पे हमारा है 2.5 और आगे बढ़े। ये तो सर यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म है बेटा, एकदम यूनिफॉर्म है, अभी देखिएगा यूनिफॉर्म आएगा। नेक्स्ट अगला 1 के बाद 1 थोड़ा सा हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे आपको अलग दिखे, बट आप जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये आपको पूरा यूनिफॉर्म दिखेगा। इन वैल्यूज पे अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपको पूरा यूनिफॉर्म फिगर दिखेगा। इसको बना लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, मार्क आउट करिए इसको। अब देखिए मीटर स्केल नहीं है, हम एक कार्डबोर्ड का यूज करेंगे। यहाँ देखिए इसको मैच कराने में अब यहाँ से देखिए इसको मैच करा रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी आपकी और सेम ये ग्राफ मिलेगा। आप चाहिए तो हर ग्राफ पे पॉइंट नोट कर दीजिए, ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है ई है, ये सारे पॉइंट आप मार्क आउट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ये ग्राफ है। अच्छा, इसके लिए रेजिस्टेंस जब भी हम फाइंड करेंगे तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। V का वैल्यू कितना है, अगर हम पहले के लिए ले लें 0.5 अपन दूसरे के अपॉन 0.2, दोनों में डेसिमल है, डेसिमल को हम हटा देते हैं 5/2, वैल्यू आ जाएगा 2.5। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के लिए आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है ना, देखिए दूसरी कोई भी वैल्यू बताइए इसमें जो मैं ले लूं, इसमें से कोई दूसरा कॉलम बताइए जिसको ले लें, सेलेक्ट करिए कोई वैल्यू। सर ये 0.8 ये 4 वाला 4, तो R इज इक्वल टू ले लिया हमने ये वाला, इसके लिए एक हमने निकाल लिया और इसके लिए निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए V अपॉन I, ये 1 ले लेते हैं, इसको फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4 5 पांचवी वैल्यू है तो V5 ले लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ क्या है 4.5 अपॉन 18, ठीक है, डेसिमल हटा देते हैं, ये 45 अपॉन 18 हो गया, हो जाएगा 45 अपॉन 18। अब इसको क्या करें, अगर हम 9 से डिवाइड कर दें, 9 5 जा 45, 9 2 जा, क्या ये 2.5 नहीं आ गया, R का वैल्यू 2.5 हो, तो ये दोनों एक और ले लेते हैं, एक और वैल्यू पे चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे देख लेते हैं, R3 पे देख लेते हैं, फार्मूला वही है V अपॉन I, क्या हो जाएगा 0 अपॉन 8 अपॉन 2.4, वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे 8 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2, नहीं सर 8/2, हाँ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, 8/2 नहीं होगा, 8/20। यहाँ पे देखिए ध्यान से 2.0 ये वोल्टेज है
और 0.8 है करंट की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, क्या हो जाएगा 20/8। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20 और 4 2 जा 8, फिर से आ जाएगा 2.5 ओम। तीनों में आर की वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये ग्राफिकल मेथड से ओम्स लॉ में ग्राफ प्लॉट करना हमने आज सीख लिया। आर की वैल्यू निकालनी होगी, रेजिस्टेंस की निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर और भी कुछ मिल जाता है तो आप इसको डिराइव कर लेंगे, ठीक है, नोट डाउन। A few moments later. सेकंड क्वेश्चन, IV ग्राफ फॉर द 2 वायर A and B। ये IV ग्राफ बना हुआ है कितने वायर के लिए, 2 वायर के लिए IV ग्राफ बना है। आप शोन इन फिगर, जो इस फिगर में दिखा रहा है, x एक्सिस पे हमारा करंट है, y एक्सिस पे हमारा क्या है, वोल्टेज दिया गया है। दो ग्राफ दिए गए हैं, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस हैं, एक स्ट्रेट लाइन A के लिए है, दूसरी स्ट्रेट लाइन B के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोथ वायर A एंड B हैव द सेम लेंथ, दोनों वायर का लेंथ क्या है, सेम है। और क्या कर रहा है, एंड सेम एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और दोनों वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जो यहाँ पे है। ये दोनों वायर की लेंथ सेम है और दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। ए का और बी का, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। बट क्या चीज डिफरेंट है, डिफरेंट मटेरियल्स के बने हैं। दोनों वायर किसके बने हैं, अलग अलग मटेरियल के। हो सकता है एक कॉपर हो, दूसरा एल्युमिनियम हो, और आयरन हो सकता है। विच वायर हैज मोर रेजिस्टिविटी, पूछ रहा है किस वायर में ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, R इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। R क्या है, स्लोप ऑफ कर्व। अब यहां से ध्यान से देखिए, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, इट मींस दैट tan थीटा है, tan थीटा जिसमें बड़ा होगा, tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2। मान लेते हैं इस वाले के लिए, A के लिए थीटा 1 है और दूसरे वाले के लिए क्या है, थीटा 2 एंगल बना है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि tan थीटा जो है इसकी वैल्यू एंगल इंक्रीज करने के साथ, थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे tan थीटा का वैल्यू क्या होता जाएगा, स्लोप जो थीटा है, अगर वो थीटा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ, थीटा बढ़ेगा अगर स्लोप बढ़ा, जैसे ये कर्व है, यहाँ है ऐसे कर्व है, तो यहाँ एंगल कम है, स्लोप कम है। इस बी मटेरियल का रेजिस्टेंस एक्स मटेरियल लिखते हैं, इस एक्स मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर इससे थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, मान लीजिए ये थीटा 2 हो गया और मटेरियल वाई हो गया, तो इस मटेरियल वाई का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर कोई यहाँ पे मटेरियल जेड आ गया, जो जिसका स्लोप इतना ज्यादा है, थीटा 3 खूब ज्यादा है इनसे, तो जेड मटेरियल क्या हो जाएगा, मोर रेजिस्टिव, इसका रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। जिसका स्लोप जितना ही नीचे रहेगा, जितना कम रहेगा, उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, लेट थीटा 1 इज द एंगल फॉर A एंड थीटा 2 इज एंगल फॉर B। किसके लिए है, B मटेरियल के लिए। हम जानते हैं इफ स्लोप इंक्रीज देन रेजिस्टेंस also increases. If slope increases, then resistance also increases. Therefore, A is more resistive. A is more resistive. इसमें A की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, B की रेजिस्टिविटी कम होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।